हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे एनटीए यूजीसी नेट ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए आप स्टेटिस्टिक्स को कैसे पढ़ेंगे, यानी सांख्यिकी को कैसे पढ़ेंगे। देखिए, इस वीडियो में मैं पहले ही आपको क्लियर कर दूं, मैं आपको इसमें एक वाइड एंगल बताने वाला हूँ, तो वाइड रेंज इसमें कवर करने वाला हूँ पूरी स्टेटिस्टिक्स को। जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव से यूनिट नंबर 9 है, उसमें एक सब सेक्शन है यूनिट नंबर 9 का, जो है स्टेटिस्टिकल सीरीज। ठीक है, एक चीज देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली है, यहाँ पे आपको स्टेटिस्टिकल सीरीज में बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें बहुत ज्यादा डेप्थ में चले जाते हैं, अपना दिमाग खराब करते रहते हैं, कंफ्यूज होते रहते हैं, सवाल उनसे अल्टीमेटली सॉल्व नहीं होते हैं। आपको पहले क्या करना है, आपको सवालों की डेप्थ देखनी है। मैं हमेशा आपको कहता हूँ, पहले क्या करना है, आपको कभी भी कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, कोई भी यूनिट, कोई भी सब सेक्शन पढ़ रहे हो, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जाके देखो। और स्टेटिस्टिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत इजी। आपको बस केवल जैसे मीनिंग क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कि पूरा कैलकुलेट करते हुए मैथमेटिक्स के जैसे आप रोज सवाल को सॉल्व कर रहे हो, रोज नए नए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ऐसा जरूरत नहीं है। जो कैलकुलेशन वाले सवाल है, वैसे सवाल यहाँ पे बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे। तो ज्यादा सवाल कैसे देखने को मिलते हैं, आप क्रॉस का चेक करना जाकर। मैं आपके इस समस्या को स्टेटिस्टिक्स की आज के इस वीडियो के बाद आपकी ये समस्या को समाधान हो जाएगी, बिल्कुल भी सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद कोई भी आपको दिक्कत परेशानी इसमें नहीं होगी। बस जैसा मैं कह रहा हूँ उसको फॉलो करो। देखो, क्या पहली बात, आपसे इसमें बहुत ज्यादा डेप्थ की डिमांड नहीं होती है। हाँ, ये डेप्थ की डिमांड होती अगर आपका जो क्वेश्चन, आपका जो पेपर है, आपका जो सब्जेक्ट है, अगर वो स्टेटिस्टिक्स होता, इकोनॉमिक्स होता, या फिर आपका सब्जेक्ट कॉमर्स होता। लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं है, ना ही हमारा कॉमर्स है, ना ही स्टेटिस्टिक्स है, ना ही हमारा इकोनॉमिक्स है। लेकिन फिर भी हमसे स्टेटिस्टिक्स पूछी जाती है, सांख्यिकी पूछी जाती है। क्यों? क्योंकि अगर आपको आपने पढ़ा होगा पॉपुलेशन ज्योग्राफी, आपने पढ़ी होगी इकोनॉमिक ज्योग्राफी, आपने पढ़ी होगी एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, उसमें आपने पढ़ी होंगी जो थ्योरीज पढ़ी हैं, वो थ्योरीज जब आपने पढ़ी होंगी, ठीक है। और आपने अगर इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी में और इसके अलावा अगर पॉपुलेशन ज्योग्राफी में इतने पॉपुलेशन का डाटा कलेक्ट होता है, उस डाटा के साथ अगर आपने मान लीजिए पॉपुलेशन ज्योग्राफी की फील्ड में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, है ना। आपने आर डी दीक्षित का नाम सुना होगा पॉपुलेशन ज्योग्राफी की फील्ड में, और इस फील्ड में उनका आगे काफी योगदान है। आप अगर इसी फील्ड में जाने चाहते हैं, तो क्या गारंटी है कि आप आगे जाके इसमें अच्छा काम कर पाएंगे। तो उसके लिए यहीं पे टेस्ट होता है, इसी कारण, क्योंकि ज्योग्राफी की एक अपनी अलग ब्रांच ब्रांच है पॉपुलेशन ज्योग्राफी, तो वो यहीं पर चीजें टेस्ट होती हैं, इसी के लिए ये स्टेटिस्टिक्स होती है। और आप अगर पॉपुलेशन ज्योग्राफी में आगे बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है आपको आंकड़ों से क्या करना पड़ेगा, आंकड़ों से आपको अच्छा सा तालमेल बनाना पड़ेगा। और आंकड़ों से आप अच्छे से तालमेल तालमेल कब बना पाएंगे, जब आपको सामने लिखे हुए जो आपके ये टॉपिक्स दिखाई दे रहे हैं, ये दिखने में बहुत बड़े बड़े हैं, इनका नाम भी बहुत बड़ा बड़ा अजीब अजीब सा नाम है, आपको ऐसा लगेगा डरावने से नाम, लेकिन है कुछ भी नहीं। ठीक है, मैं आपको अभी दिखा दूंगा कि किस तरीके से मैंने नोट्स बनाए थे, किस तरीके से इनको प्रिपेयर करना है, कहाँ पे आप गलती करते हो, क्यों आपको ये समझ में नहीं आते हैं। ठीक है, तो मैं आपको अभी समझाता हूँ। ठीक है, तो इससे पहले जरा एक बात समझो, जब भी आप सर्वे करोगे, मान लीजिए आप सर्वे करते हैं, आपने, आपके पास आंकड़े आए, ये हो सकता है ये लिटरेसी के आंकड़े हो, यानी साक्षरता के आंकड़े हो, ये हो सकता है कि जनसंख्या घनत्व के आंकड़े हो, कि एक एरिया में इतना जनसंख्या घनत्व है, 51, 56, 59, 60, 60, 65, 68, ठीक है, इतना आपके पास ये डाटा आ गया। तो स्टेटिस्टिक्स सबसे पहले होती किस लिए है? स्टेटिस्टिक्स इसलिए होती है ताकि आप जो आंकड़े हैं उनको अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर पाओ, और उनका कहाँ पर कितने अच्छे तरीके से यूज होगा, ये डिसाइड करेगी स्टेटिस्टिक्स। वरना अगर आपके सामने मैं इतने सारे आंकड़े दे दूं ऐसे ही और बोलूं बताओ देखो इनका एवरेज निकाल के दो, आपको बहुत टाइम लग जाएगा। यहाँ पे तो छोटे से आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, अगर पूरे देश के आंकड़े यहाँ पे हो जनसंख्या घनत्व के, तो आप सोचो कैसे करोगे, है ना। पूरे देश के आपके सामने जब आंकड़े होंगे, और होगा ही ऐसी, जब आपको डेमोग्राफी में आगे जाना होगा, तो उसमें आपको पूरे जिले के, पूरे राज्य के, हो सकता है कई राज्यों के, आपको एक साथ क्या करना होगा, उनको चेक करना होगा, एक राज्य की दूसरे राज्यों के आंकड़ों के साथ तुलना करनी होगी। तो उसके लिए आपको कुछ नियम होने चाहिए, कुछ कायदे होने चाहिए, जिसके आधार पर आप आंकड़ों से अच्छे से डील कर पाओ। तो उसी के लिए ये सांख्यिकी होती है, जिसमें नंबरों को अच्छे से रिप्रेजेंट करना सिखाया जाएगा आपको। उसमें कुछ नियम होते हैं, साथ ही साथ नंबरों को कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, नंबर्स की कहाँ से कहाँ तक रेंज है, क्या इनसे आउटपुट निकल के आते हैं, क्यों इनका यूज है, यही चीज सारी स्टेटिस्टिक्स में सिखाई जाती है। और इसके लिए कुछ नियम कानून है जो यहाँ पे लिखे हुए हैं ऊपर, जो मैंने आपको अभी दिखाए।
ये बस एक पेज है जिसमें पूरी स्टेटिस्टिक्स शामिल हो गई है ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से। मैं किसी और सब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव से बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ज्योग्राफी हम पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, तो ज्योग्राफी में जितना स्टेटिस्टिक्स आता है वो केवल इस एक पेज में कंप्लीट है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। और आप लगभग आप क्या करते हैं, आप शुरुआत यहाँ से करते हैं, आपको टेस्ट समझ में आ जाए, टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, अनोवा टेस्ट, नहीं आएंगे कभी भी समझ में। अगर आपको ये बेसिक बातें नहीं पता है तो आपको ये कभी भी नहीं समझ में आएंगे। आप इस बात को बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लो। देखो क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का एक रूल होता है, जब तक आपको बेसिक, चाहे छोटी छोटी वो बातें हैं, जैसे मैं आपको अगर कहूँ कि आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, मैंने आपको मल्टीप्लाई करने को दे दिया इन दोनों, ठीक है, इन दोनों डिजिट का मैंने आपको मल्टीप्लाई करने को दे दिया, तो क्या इसमें सॉरी, तो क्या इसमें प्लस का इस्तेमाल नहीं होगा? तो मुझे आप बताओ, क्या इसमें प्लस का इस्तेमाल नहीं होगा? होगा, बिल्कुल जरूर होगा। करना मल्टीप्लाई है, लेकिन इस्तेमाल किसका हो रहा है? आपकी प्रायर नॉलेज का, जो पहले आपने नॉलेज गेन करी है प्लस की, वो नॉलेज यहाँ पे इस्तेमाल होगी। और अगर है प्लस कुछ भी नहीं, प्लस आप कर दोगे 2 मिनट में दोनों प्लस को, लेकिन इसी छोटी सी चीज को अगर आपको नहीं पता होगा तो आप क्या इसका फाइनल आंसर निकाल पाओगे? तो मुझे लगता है नहीं। आंसर आएगा नहीं, इसका आप फाइनल आंसर नहीं निकाल पाओगे। यही स्थिति होती है स्टैटिस्टिक्स के साथ। देखो दोस्तों, ये वीडियो पता नहीं मैं अभी बनाने जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता है कितना अभी लंबा हो सकता है, ठीक है। मैं बस इस उद्देश्य से बना रहा हूँ कि आपको आज के बाद स्टेटिस्टिक्स में, सांख्यिकी में आज के बाद कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, उसमें आपको अलग अलग तरीके से अलग अलग करके समझाया जाता है, लेकिन कभी भी एक पिक्चर आपके दिमाग में नहीं बन पाती है। तो मैं वही एक पिक्चर आपके दिमाग में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपने क्या समझा स्टेटिस्टिक्स को अभी तक? क्या समझा? सबसे पहले बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ना है, आपको सरफेस लेवल की नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला ये है, डायरेक्ट ये है, इनडायरेक्ट है, सब चीज आपको अभी समझ में आ जाएगी, ठीक है। हर चीज का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए सबसे पहली बात तो, ठीक है। और कहाँ पर आपको सवाल करके देखना है, एक दो सवाल, ज्यादा नहीं सवाल नहीं करने आपको, बस एक दो सवाल कर लेने, वो मैं आपको भी बताऊंगा। पूरी पिक्चर आपके सामने अभी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो मान लो कि आपके पास ये जनसंख्या घनत्व के आंकड़े हैं पूरे देश के, अभी तो कम है, पूरे देश के मान लो अगर आपके सामने आ गए, तो आप क्या करोगे? इसको कैसे डील करोगे आप? तो क्या आप सबसे पहले टेस्ट करने लग जाओगे कि हाँ चलो अब इसको टेस्ट करके निकालते हैं? हमारे जो हमने जनसंख्या घनत्व की एक अवधारणा, हाइपोथेसिस बनाई थी, ठीक है, हमने अपनी एक हाइपोथेसिस बनाई थी कि इस राज्य में ये जो आंकड़े हैं इस प्रकार से निकलेंगे, जनसंख्या घनत्व इस वाले राज्य में इतना होगा, इस वाले राज्य में इतना होगा, इतना होगा। हमने एक हाइपोथेसिस बनाई थी, उस हाइपोथेसिस को, उस परिकल्पना को हम क्या कर रहे हैं? टेस्ट कर रहे हैं। तो क्या आप डायरेक्ट ऐसा करोगे? मुझे एक बात बताओ, जाहिर सी बात है आप ऐसा नहीं करोगे। आप पहले क्या करोगे? आपको पहले इन कुछ नियम कानून है टेस्ट करने के। टेस्ट करने से पहले आप जब एग्जाम में भी जाओगे तो कुछ ना कुछ पहले तो टेस्ट दोगे ना, कि डायरेक्ट एग्जाम में चले जाओगे? तो उससे पहले जो टेस्ट करने की पहले जो रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए? टेस्ट करने के लिए कुछ ना कुछ उपकरण होंगे, टेस्ट करने के लिए कुछ ना कुछ नियम होंगे जो आपको अप्लाई करने होंगे, है ना, कुछ रूल्स होंगे, कुछ मेथड्स होंगे। तो अगर आपको वो मेथड, वो रूल, वो नियम नहीं पता है तो क्या आप टेस्ट कर पाओगे? क्या आप टी टेस्ट को अप्लाई कर पाओगे? मुझे बताओ। क्या आप काई स्क्वायर टेस्ट को अप्लाई कर पाओगे? क्या आप अनोवा टेस्ट को, जेड टेस्ट को अप्लाई कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। यही कारण है कि आप इनको अप्लाई नहीं कर पाते हो और आपका एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा भारी लगते हैं। असल में ये ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से इतने ज्यादा भारी नहीं है। मैं आपको अगर क्वेश्चन दिखाऊंगा, क्वेश्चन में सेंड कर दूंगा ग्रुप में, आप वहां से अगर देखोगे तो बहुत ज्यादा भारी क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टेटिस्टिक्स में हो सकता है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जाते हो, लेकिन यहाँ पर नहीं पूछे जाते हैं। अब देखो यहाँ पे तीन चीजें मैंने लिखी हुई, तीन कॉलम बना के, सेंट्रल टेंडेंसी लिखा हुआ है, डिस्पर्सन लिखा हुआ है, स्क्यूनेस लिखा है। लेकिन अभी भी आपको बेसिक नॉलेज नहीं पता है। मैं आपको डायरेक्ट ये चीज दिखा रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि हाँ मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, इसके ऊपर भी कुछ है। चलो पिक्चर में क्या है तो आगे देखो। इसके पहले, इन तीन बातों से पहले, और जेड और ये टेस्ट से पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए? ये तीन बातें। और इन तीन बातों से भी पहले आपको ये पता होना चाहिए जो सबसे बेसिक है स्टेटिस्टिक्स का। अगर आपको ये बातें नहीं पता है और आप अपने मन से खुद जा करके पूछो, अपने मन में खुद एक बार सवाल पूछो कि क्या आपको इनके बारे में पता है। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, तो आप इन तीन चीजों पे आ जाओ नीचे। और अगर नहीं पता है तो आप कितना भी लाख जतन कर लो, आपको ये समझ में नहीं आने वाले, नहीं आने वाले, नहीं आने वाले। इतना तो बात तय है, ठीक है। देखो अगर आप ज्योमोर्फोलॉजी पढ़ रहे हो, क्लाइमेटोलॉजी पढ़ रहे हो, ठीक है, कोई सा भी चैप्टर पढ़ रहे हो, स्टेटिस्टिक्स को छोड़ के, ज्योग्राफी के 9th यूनिट में स्टेटिस्टिक्स को छोड़ के, तो आप अगर बीच में से भी उठाना चाहोगे, बीच में से भी पढ़ना चाहोगे, आप कोई भी मेरा लेक्चर जाके देखो, आप इंडियन मानसून देखो, ठीक है, आप जो क्लाइमेटोलॉजी में विंड पैटर्न को देखो, ठीक है, भूकंप पढ़ो, ज्वालामुखी पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, बीच में से पढ़ोगे, थोड़ा बहुत कम समझ में आएगा लेकिन आ जाएगा।
उतनी अगर वाइड एंगल की आपकी अगर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं होगी तो फिर भी आपको समझ में आ जाएगा, आप ठीक से समझ जाओगे, अच्छे से कर लोगे आंसर, कुछ ना कुछ 70% 80% तो आप समझ के 70-80% आंसर कर दोगे। लेकिन अगर आपको स्टेटिस्टिक्स में, सांख्यिकी में अगर छोटी से छोटी नॉलेज में नहीं पता है, छोटा सा छोटे वर्ड का मतलब, और इसमें सारा खेल किसका है, वर्ड का है, नहीं पता है, तो आप इसके एक भी सवाल को सही नहीं कर सकते हो, इतनी बात तय है। और अगर आप इसकी छोटी से छोटी नॉलेज, हर एक नॉलेज को अच्छे से गेन कर लेते हो, छोटी से छोटी, जो कि बहुत आसान है गेन करना, मैं आपको भी बताता हूँ, सिखाऊंगा कैसे करना है। देखो, आपको पढ़ना आपको है, मैं बस आपको एक यहाँ पे एक एंगल बता रहा हूँ कि किस तरीके से पढ़ना है। ये मत सोचना कि मैं हर एक चीज को एलेबोरेट, मैं आपको क्या करूंगा, फटाफट से बता के चलूंगा कि इसको ऐसे पढ़ो, इसको ऐसे पढ़ो, इसमें ये पढ़ना है, इसमें ये छोड़ना है, ठीक है, ये करना है। तो आपको क्या करना है, ये चीज इसमें करनी पड़ेगी। सबसे पहली बात देखो, आपको स्टेटिस्टिक्स का मीनिंग पता होना चाहिए, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा होगा कि आपको ये क्या मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको स्टेटिस्टिक्स का मतलब पता होना चाहिए। आप डायरेक्ट जाकर के स्टेटिस्टिक्स पढ़ने लग जाते हो, तो क्या खुद से पूछो, आप अपने एक बार दिल में पूछो कि क्या आपको इसका मीनिंग पता है, कहाँ पे इसका यूज होता है, क्या आपको ये पता है। अगर आपको यही नहीं पता है कि इसका यूज कहाँ पर होता है, तो आप कैसे करके इसको कर पाओगे। हाँ, आप बोलोगे कि अभी हमने जियोमॉर्फोलॉजी का तो नहीं पढ़ा, क्लाइमेटोलॉजी का तो नहीं पढ़ा, तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या आप क्लाइमेट में रहते नहीं हो, आप, हम पृथ्वी में रहते हैं, हम स्थल मंडल में रहते हैं, हमें पता है कि ये पठार हैं, ऐसे दिखते हैं, हम इतना इमेजिन कर पाते हैं, हम कि दो प्लेट पास में आ रही हैं, प्लेट हमें समझ में आता है क्योंकि प्लेट हमने सुनी है, ठीक है, हमें समझ में आ जाता है कि प्लेट पास में आ रही है, तो मलबा जाहिर से, अब कोई भी चीज अगर पास में आएगी, जाहिर सी बात है वो दब जाएगी, दबेगी तो ऊपर उठ जाएगी, हमें पता है कि ऐसे माउंटेन बन जाता है ना। भूकंप ज्वालामुखी के बारे में एक आम से आम आदमी को पता होता है, इसलिए वो हमें चीजें समझ में आ जाती हैं। लेकिन स्टेटिस्टिक्स के बारे में आम लोगों को जन धारणा, ये इनके बारे में बहुत गलत सी बनी हुई, इनके बारे में समझ में नहीं आएगा जब तक आप नहीं पढ़ोगे। तो आपको पढ़ना पड़ेगा स्टेटिस्टिक्स क्या होता है, ठीक है। सांख्यिकी मतलब नंबर, नंबर के साथ जो भी सब्जेक्ट डील करता है उसे स्टेटिस्टिक्स बोलते हैं। आपको मीनिंग पता लग गया, तो अब आपको डाटा के बारे में पता होना चाहिए। डाटा होता है क्या, आप डाटा 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 करते हो, आपको डाटा के बारे में पता नहीं होता। डाटा क्या होता है, डाटा कितने टाइप्स का होता है, आपको अगर जब ये पता लगेगा तब आगे जाके का खेल आपको पता लगेगा, ठीक है। डाटा के बारे में पढ़ लिया तो एक बहुत इंपॉर्टेंट, डाटा तो चलो आपने सीख भी लिया, डाटा आप समझ जाओगे कि हाँ, जो नंबर्स हमें मिल रहे हैं वो डाटा है ना, जो हमने कलेक्ट किया। तो अभी नीचे जो मैंने आपको इतने सारे आंकड़े दिखाए, ये आपका डाटा है, जो नंबर है, ठीक है, जो भी चीज हम कलेक्ट कर रहे हैं क्वांटिटेटिव फॉर्म में, वो हमारा डाटा है, ठीक है। तो ये डाटा आपको पता लग गया। अब डाटा जब हम अब कलेक्ट करते हैं, तो डाटा करने कलेक्ट करने के क्रम में हमारे पास, हम ये पूरा डाटा हमने लिया, जितना भी पूरे देश का हमने, नीचे अभी जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, पूरे देश के हमने जनसंख्या घनत्व कैलकुलेट निकाल दिया। तो क्या हम पूरे देश के जो भी जनसंख्या घनत्व, जो भी डाटा हमें मिला है, तो क्या हम उस पे पूरे पे टेस्ट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो हम कुछ सैंपल लेंगे। आपको सैंपल पता होना चाहिए, सैंपल क्या होता है, जो टोटल ओवरऑल जो हमारी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का मतलब वो वाली पॉपुलेशन नहीं, जनसंख्या होती है पूरे देश की। पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स में पॉपुलेशन का मतलब होता है, जिस जिस फील्ड में हम सर्वे कर रहे हैं, जिस फील्ड में हम रिसर्च कर रहे हैं, वो जो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, वो जो आंकड़े हैं, वो हमारी पॉपुलेशन है। उस पॉपुलेशन में से कुछ को, ठीक है, हमारी अब यहाँ पे पॉपुलेशन क्या है, हमारी यहाँ पर पॉपुलेशन है, ये सारे नंबर हमारे पॉपुलेशन है। इस पॉपुलेशन में से अगर रिसर्च करने के लिए इन इन दो लाइन को लेता हूं, तो ये मेरे हो जाएंगे सैंपल, मतलब समग्र में से कुछ, सभी में से मैं कुछ को अगर चुनता हूं, वो मेरे सैंपल हो जाएंगे। आपको सैंपल के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। सैंपल के भी अलग अलग टाइप होते हैं, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड सैंपल, नॉन स्ट्रेटिफाइड सैंपल, ठीक है, स्नोबॉल सैंपलिंग, अलग अलग तरीके की सैंपलिंग होती है। सैंपलिंग के बारे में आपको पता लग गया, सैंपलिंग के मेथड कितने होते हैं, इसको टेस्ट कैसे किया जाता है, जब आपको ये पता लगेगा, तब उसके बाद आपको फ्रीक्वेंसी के बारे में जानना है। क्या जानना है दोस्तों, आपको फ्रीक्वेंसी के बारे में जानना है। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी का जो शब्द का इस्तेमाल है, बार बार आएगा कि इसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है। सवाल आपने सुना होगा, जो माध्यम माध्य से निकालना होता है, मीन का सवाल निकालना होता है, मीन मीडियन मोड में, यहाँ पे लिखा हुआ है मीन मीडियन मोड, ठीक है। तो मीन में माध्य का, मीडियन में माध्य का, और हर एक इन सभी में माध्य का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, माध्य से विचलन, ठीक है, मीन डेविएशन, ठीक है, ये सारे इनका इस्तेमाल होगा। जब आपको माध्य का ही पता ही नहीं होगा, और माध्य का जो पता होगा, उससे पहले आपको फ्रीक्वेंसी का पता होना चाहिए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी से ही आप माध्य निकाल पाओगे। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, आवृत्ति। देखो, कुछ नहीं है शब्द में, आपको शब्द भारी भरकम लग रहा है, फ्रीक्वेंसी क्या है, अरे भाई फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी का मतलब कुछ भी नहीं है। फ्रीक्वेंसी का मतलब इतना सा है कि जो जो डिजिट, जो आंकड़ा बार बार आ रहा है, जितनी बार आ रहा है, अगर वो आंकड़ा कई बार आ रहा है, तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। जो आंकड़ा जितनी बार आता है, मतलब कितनी बार आ रहा है, बार 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 आ रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी है कितनी। जैसे अगर मैं मान लूं यहाँ पे 60 ही है,
60 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 है, लेकिन अभी 60 और है, 60 एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है, यहाँ पर 60 है, तो 60 की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 2, मतलब कितनी बार आया, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, ठीक है। आपको फ्रीक्वेंसी के बारे में पता होना चाहिए। अब फ्रीक्वेंसी भी कई तरीके की होती है, तो क्या आंकड़े हमेशा क्या एक जैसे होंगे, मुझे एक बात बताओ, जितना आप नंबर कलेक्ट करोगे तो क्या आपको आंकड़े हमेशा एक जैसे मिल जाएंगे, नहीं, कुछ आंकड़े ऐसे होंगे जो पूरे होंगे, पूर्ण होंगे, संपूर्ण होंगे अपने आप में, जैसे ये दिख रहे हैं 60 65 68, ये पूरे हैं अपने आप में। लेकिन कुछ आंकड़े ऐसे भी तो हो सकते हैं, किसी अगर क्षेत्र का घनत्व क्या हमेशा ऐसे ही निकल के आएगा, ऐसा भी निकल के आ सकता है कि 65.5, ऐसा भी तो निकल के आ सकता है 65.5, 68.7, ऐसा भी तो निकल के आ सकता है। तो आंकड़े भी हमेशा अलग अलग हो सकते हैं, है ना। तो इसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि अगर 65.5 अगर कई बार आ रहा है तो ये उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। तो फ्रीक्वेंसी इसका मतलब मुझे समझ में आ गया, फ्रीक्वेंसी अलग अलग तरीके की हो सकती है, डिस्क्रीट हो सकती है, कॉन्टिन्यूअस हो सकती है, क्यूमुलेटिव हो सकती है। अब जब तक आपको इनका मतलब नहीं होगा तो आप आगे जब ये अप्लाई होंगे यहाँ पर इन तीनों में, सेंट्रल टेंडेंसी में, डिस्पर्शन में, स्क्विजनेस में, तो आप इनको कैसे करके अप्लाई करोगे, मुझे एक बात बताओ। ठीक है, आपको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी का नहीं पता होगा, आपको कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी का पता नहीं होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का नहीं पता होगा, कैसे करोगे। तो जाओ इनको ये पढ़ो, इनके बारे में क्या चीजें हो, क्या होती है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मैं पहले कह रहा हूँ कि मैं आपको इसमें बस एक तरीका बता रहा हूँ कि आपको कैसे पढ़ना है, पढ़ने का काम आपका है, और अगर फिर भी कोई चीज समझ में ना आए तब मुझे आपको बताना कि कैसे करके इनको समझना है, ठीक है। अब इसको कैसे करके रिप्रेजेंट करते हैं, आपको ये चीज पता होना, अब आपको ये चीजें पता लग गई, आपको मीनिंग पता लग गया, स्टैटिस्टिक्स का डाटा क्या होता है, सैंपल क्या होता है, सैंपल कितने तरीके का होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी कितने तरीके की होती है, ये आपको पता लग गया, तब जाके आप पाओगे स्टैटिस्टिक्स को एनालाइज करना, आप सीख जाओगे, क्योंकि आपने बेसिक बातें सीख ली हैं, जैसे मैथ में होता है, आपने प्लस माइनस और आपने गुणा भाग सीख लिया, तब जाके आप बड़े बड़े थ्योरम कर सकते हो। देखो छोटे छोटे जो आपको फॉर्मूला है, प्लस के माइनस के, ठीक है, गुणा के भाग के, बाकी आगे जाके यही तो होता है, आपको कितने से बड़ा थ्योरम निकालना हो, आपको यही चीज करनी पड़ेगी, आपको गुणा आनी चाहिए, भाग आना चाहिए, जोड़ना आना चाहिए, घटाना आना चाहिए। अब आपको वैसे ही स्टेटिस्टिक्स में जब ये चीजें आपको पता होंगी, जो बेसिक बातें, इन बेसिक बातों से ही थोड़े और बड़े कंसेप्ट बनेंगे, ठीक है, उन थोड़े कंसेप्ट से फिर थोड़े और आगे जाके एक स्टेप के अगले स्टेप के कंसेप्ट बनेंगे। अब जब आपको पीछे के वो छोटे छोटे कंसेप्ट पता लग गए, तब आपको स्टैटिस्टिक्स को एनालाइज करना आएगा, तभी तो जाके आप सीखोगे कि कैसे करके चीज को एनालाइज करेंगे, जो इतने सारे नंबर आपको मिले हुए हैं, उन नंबर को आप कैसे करके आप एनालाइज करोगे, कैसे अपने यूटिलाइजेशन के लिए काम में लाओगे। तो आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे लिखा हुआ है सेंट्रल टेंडेंसी, अगर कोई भी चीज ना समझ में आए तो एक बार आंख बंद करो और उसके शब्द पर थोड़ा सा फोकस करो, ठीक है। जो स्टैटिस्टिकल सीरीज होती है, यानी कि जो समंक श्रेणी होती है, आपने समंक श्रेणी का नाम सुना होगा, बहुत बार आपने समंक श्रेणी का, स्टैटिस्टिकल सीरीज का नाम सुना होगा। क्या होती है स्टैटिस्टिकल सीरीज, यहाँ पर ये जो सीरीज दी हुई है, अगर मैं इसको एक लाइन में लिख दूं कि सारे आंकड़ों को ये सीरीज है, बस सिंपल, इसके अलावा इसका मतलब कोई और भी नहीं है। बस अगर मैं इनको एक लाइन में लिख दूं, एक फॉर्म में लिख दूं, तो ये सीरीज है। नंबर्स की सीरीज क्या कहलाती है, स्टैटिस्टिकल सीरीज कहलाती है, जैसे हिंदी में समंक श्रेणी कहते हैं, ठीक है, इतनी सी बात है। अब अगर मैं नंबर्स के अलग अलग एस्पेक्ट को अगर देखते हुए उनको अलग अलग डिवाइड कर दूं, ठीक है, मेरा निकालने का तरीका उनको अलग अलग हो सकता है, लेकिन सबसे पहले देखो क्या तरीका हो सकता है, जितने भी मेरे पास नंबर हैं, उन नंबर्स में हो सकता है कि मैं सेंट्रल टेंडेंसी की बात कर रहा हूँ, उन नंबर्स में हो सकता है मैं डिस्पर्सन की बात कर रहा हूँ, वेट करना भी अभी समझ जाऊंगा कि क्या है इनका मतलब, कैसे समझोगे, ठीक है। उन नंबर्स की हो सकता है मैं स्क्यूनेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो मुझे एक बात बताओ, सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या है, जाहिर सी बात है, सेंट्रल का मतलब क्या होता है, केंद्र में, होता है नहीं होता है, सेंट्रल का मतलब क्या होता है, केंद्र में। टेंडेंसी का मतलब क्या होता है, इसकी टेंडेंसी ऐसी है, उसकी टेंडेंसी ऐसी, हम कहते नहीं कि इसकी टेंडेंसी तो बहुत अच्छी है, इसकी टेंडेंसी बहुत खराब है। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि बीच की जो इसकी प्रवृत्ति है, इसका हिंदी में मतलब भी यही होता है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, मतलब वो नंबर हमें निकालना है पूरे स्टैटिस्टिकल सीरीज में से, ठीक है, ये नंबर हमें निकालना है सेंट्रल टेंडेंसी के माध्यम से, जो इनमें बीच का हो, यानी बीच का क्या होता है, मतलब एवरेज हो, यही तो होता है ना। अगर हमें बहुत सारे, अगर हमें नंबर्स मिले हुए हैं क्लास में, अगर हर किसी का नंबर अलग अलग आ रहे हैं, पूरी क्लास के 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों के अलग अलग नंबर आएंगे, जाहिर सी बात है, हम कहेंगे बताओ कि एवरेज नंबर क्या है, बताओ, ठीक है, यही तो कह रहे हैं एवरेज, एवरेज का मतलब क्या होता है, न कम न ज्यादा, बीच का, तो बीच का नंबर क्या होगा, एवरेज नंबर क्या होगा, तो सेंट्रल टेंडेंसी की हम बात कर रहे हैं। इस सेंट्रल टेंडेंसी से इससे इधर कम भी हो सकता है, इससे इधर ज्यादा भी हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या हो गया,
जो बीच का नंबर है, एवरेज हमें निकालना है। नंबर एक फॉर्मूला होता है किसी भी स्टैटिस्टिक्स को, आंकड़ों को डील करने का, उसका आपको सबसे पहले एवरेज निकालना आना चाहिए। और एवरेज निकालने के सांख्यिकी में 3 तरीके होते हैं, स्टैटिस्टिक्स में 3 मेथड होते हैं। कौन कौन से? ये केवल केवल एवरेज निकालने का तरीका है। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, कई लोग स्टैटिस्टिक्स को केवल सेंट्रल टेंडेंसी मानकर ही कंफ्यूज हो जाते हैं लेकिन नहीं, सेंट्रल टेंडेंसी केवल मीन मीडियन मोड ही नहीं है। स्टैटिस्टिकल केवल मीन मीडियन मोड ही नहीं है, उसके अलावा भी चीजें यहाँ पर है। एक एस्पेक्ट है केवल सेंट्रल टेंडेंसी, इतना बात समझ लो। एक एस्पेक्ट क्या है? सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी में हम जितने भी आंकड़े मिले हुए हैं उसका एवरेज निकालते हैं, बस यहाँ पे इतनी बात समझ लो। ये चीज मैंने नीचे लिखी हुई है, हम सेंट्रल टेंडेंसी के माध्यम से केवल एवरेज निकालने की कोशिश करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? एवरेज अगर मैं इस स्टैटिस्टिकल सीरीज का निकालना चाहता हूं तो मेरे पास 3 मेथड है। कौन कौन से? मेरे पास है मीन, मेरे पास है मीडियन, मेरे पास है मोड। ठीक है, 3 मेथड है। और इन 3 मेथड में ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से, ये भी देखो मैं यहाँ पे आपको बताता चल रहा हूँ, ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है मीन, यानी कि माध्य। ठीक है, माध्य आपको पता होगा तभी जाके आप ये सारे डिस्पर्सन से कैलकुलेट कर पाओगे। डिस्पर्सन में माध्य का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा, मीन का, और तभी जाके आप स्क्यूनेस को समझ पाओगे। कैसे, वो थोड़ी देर में आपको भी पता लग जाएगा, बने रहो अभी। ठीक है, और चैनल पे नए हो तो प्लीज लाइक कर देना, कमेंट कर देना, बहुत ज्यादा इसमें मेहनत लगती है। ठीक है, अब देखो मेरे पास एवरेज मुझे सबसे पहले निकालना है, मुझे एवरेज तो पता हो तभी तो जाके मैं आगे काम करूंगा। आपको कुछ नहीं करना है इसमें, बहुत ज्यादा फॉर्मूले दिए होते हैं। डायरेक्ट मेथड अलग होता है, इनडायरेक्ट मेथड अलग होता है, लेकिन आपको इतने मेथड नहीं पढ़ने, आपको केवल डायरेक्ट मेथड पढ़ना है, मीन का भी, मीडियन का भी और मोड का भी। ठीक है, और अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो बिल्कुल कंफ्यूज मत हो। क्यों? क्योंकि अभी देखो नीचे क्या ला रखा हूं मैं आपके लिए, ये है मेरे नोट्स स्टेटिस्टिकल्स के। ये सारे नोट्स मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि मैं कैसे करके बनाता था, क्या चीज आपको लिखनी है, क्या छोड़नी है, आप एक आइडिया ले सकते हो। ठीक है, तो वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो लेकिन अभी थोड़ा बने रहो, पहले समझो बात को। ठीक है, तो आपको पहले सेंट्रल टेंडेंसी के टाइप पता लगे, 3 टाइप से मैं निकाल सकता हूँ। सेंट्रल टेंडेंसी के टाइप्स आपको पता होने चाहिए। कितने मेथड होते हैं? 2 मेथड होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट आपको नहीं देखना है, आपको केवल डायरेक्ट मेथड देखना है। इन तीनों में केवल आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसके बस 1-2 सवाल कैलकुलेट करके देख लेना, कैलकुलेशन करके देख लेना कि मीन माध्य कैसे निकाला जाता है। ठीक है, और मीडियन और मोड में कुछ है ही नहीं, आपको देखते ही आप समझ जाओगे, बस आपको पता लगना चाहिए। ठीक है, बस एवरेज है ये तीनों के बाद में बात समझ लेना कि अगर हम कुछ भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं मीन, मीडियन, मोड के माध्यम से, वो केवल एक चीज है, वो है एवरेज। हम सारे आंकड़ों का एवरेज निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना एवरेज आया, सारा हमने जो निकाला। मान लो कि हमारे पास ये सारे आंकड़े हैं, तो इसमें जनसंख्या घनत्व के अगर आंकड़े हैं तो एवरेज जनसंख्या घनत्व कितना हो सकता है, तो वो हम सेंट्रल टेंडेंसी के माध्यम से निकालते हैं। अब इनका हमें मेथड पता लग गया, टाइप्स पता लग गए, अब हमें इनका इंटर रिलेशन पता होना चाहिए कि इनका आपस में संबंध क्या है। यही चीज है जो यूजीसी नेट में बाकी एग्जाम से ये इसको हटके बनाती है। आपको एक चीज का इफेक्ट दूसरी चीज पे क्या पड़ता है, एक कारण है तो उसका प्रभाव क्या है, ये चीज आपको कॉज और इफेक्ट वाली जो टेंडेंसी है वो आपको पता होनी चाहिए। देखो टेंडेंसी मैंने वैसे ही शब्द इस्तेमाल कर दिया, ये सारे जो शब्द हैं ये हम अपनी डेली लाइफ में ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं, बस आप अपनी डेली लाइफ की जो नॉलेज है ना उसको अप्लाई नहीं करते हो। डेली लाइफ की अपनी नॉलेज को अप्लाई करो, अपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो उसको अपने डेली लाइफ के कॉन्सेप्ट से कनेक्ट करो, तभी जाके आपको चीजें समझ में आएंगी। अब देखो मैंने स्टेटिस्टिकल सीरीज में सेंट्रल टेंडेंसी आपको बताई, अभी मैं नीचे दिखाऊंगा भी इसके नोट्स, अभी धैर्य बनाए रखो। पहले मैं तीनों की पिक्चर क्लियर कर रहा हूँ कि है क्या इन चीजों में, पढ़ते क्या है। ठीक है, मैंने इस पूरे जो सेंट्रल टेंडेंसी है इसका एवरेज मैंने निकाल दिया। ठीक है, अगर मुझे एवरेज अब निकल गया मेरे पास, तो मैं इसके एक स्टेप और आगे बढ़ता हूँ। मैं क्या देखूंगा कि चलो मेरे पास एवरेज निकल गया है, एवरेज तो मेरे पास निकल गया, मुझे पता लग गया कि चलो मान लो मैं सपोज दैट कि मेरे पास 140 जो है एवरेज निकल के आया, इसका मतलब मेरा जो सेंट्रल टेंडेंसी है, जिसमें अगर मैंने किसी भी मेथड से निकाला सेंट्रल टेंडेंसी, सबसे पॉपुलर जो मेथड होता है यानी कि सबसे इजी मेथड है वो क्या है, मीन है, यानी कि माध्यम है, माध्य है सॉरी। ठीक है, तो माध्य से मेरा सेंट्रल टेंडेंसी से एवरेज आ गया 140। ठीक है, ये आ गया। तो अब मैं एक चीज जानने की कोशिश कर रहा हूँ यार कि देखो ये जो सेंट्रल टेंडेंसी है पूरा, मतलब ये जो पूरी सीरीज है स्टेटिस्टिकल सीरीज, ये स्टेटिस्टिकल सीरीज में नंबर सबसे ज्यादा कहाँ से और कहाँ तक फैले हुए हैं, मतलब सबसे नंबर बड़ा नंबर कौन सा हो सकता है और सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है। देखो आपको कभी भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछते हो तो यही पूछता है ना, टाइडल रेंज क्या होती है। टाइडल रेंज का मतलब है सबसे ऊपरी जो क्रिस्ट है और सबसे लोअर जो ट्रफ है उसके बीच का जो एवरेज होता है, कितना आया, कि कहाँ से कहाँ तक ये वेरी कर सकता है नंबर, कितने छोटे से छोटे नंबर तक, कितने बड़े से बड़े नंबर तक ये जा सकती है, ये कितने नंबर्स के बीच में वेरी कर सकता है, इसका फैलाव कितना है, जो सीरीज है सीरीज में इसका फैलाव कितना है,
कितने छोटे से छोटे नंबर तक, कितने बड़े से बड़े नंबर तक ये पूरी सीरीज फैली हुई है। अगर मैं ये फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ तो इसका मतलब है मैं डिस्पर्शन के पर्सपेक्टिव से कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो दूसरा एस्पेक्ट क्या है स्टैटिस्टिकल सीरीज का, वो है डिस्पर्सन। डिस्पर्सन का मतलब नहीं जानते हो क्या? डिस्पर्सन का मतलब हम सभी जानते हैं, इसका मतलब होता है फैलाव। अगर इसका आप गूगल ट्रांसलेट में अगर आप डालोगे शब्द को डिस्पर्सन को, उसका मतलब आएगा स्प्रेड, उसका मतलब आएगा स्प्रेड, उसका मतलब आएगा एक्सपेंशन। अब आपको मुझे बताओ क्या स्प्रेड का एक्सपेंशन का मतलब नहीं पता है आपको? मैंने परसों आपको ग्रुप में मैसेज किया था और कहा था इस न्यूज को, इस इंफॉर्मेशन को स्प्रेड कर दो। स्प्रेड का मतलब क्या है? चारों दिशाओं में फैला दो, यही तो होता है। एक्सपेंशन का मतलब है फैला दो। तो वैसे ही स्टेटिस्टिकल सीरीज, स्टेटिस्टिकल यानी कि जो आंकड़े हैं हमारे पास, जो डाटा आया है वो कितना फैला हुआ है, कितने छोटे से छोटे नंबर तक, कितने बड़े से बड़े नंबर तक ये आया है, फैला हुआ है। यही अगर हम चीज फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो हम क्या कर रहे हैं, हम उसके दूसरे एस्पेक्ट पे बात कर रहे हैं, वो है डिस्पर्सन। और डिस्पर्सन हम किसके बेसिस पे करेंगे? डिस्पर्सन हम किसके बेसिस पे करेंगे? डिस्पर्सन हम किसके, तो हम जो मीडियन है हमारा, सॉरी जो मीन है, जो हमारा एवरेज आया है, चाहे एवरेज हमने किसी भी मेथड से निकाला है, मीन मीडियन मोड हमने किसी भी मेथड से निकाला है, एवरेज सेंट्रल टेंडेंसी में मीन मीडियन मोड, उस मेथड से हमारा जो एवरेज आया है, उस एवरेज से जो स्टेटिस्टिकल सीरीज है वो कितनी फैली हुई है। इस ये जो एवरेज आया है, यहाँ पर ध्यान देना, समझना ध्यान से, गौर से। इस एवरेज से जो नंबर है वो कितने ज्यादा है, कितने कम है, कितने कम से कम वैल्यू गिर सकती है नंबर की, कितने ज्यादा से ज्यादा वैल्यू बढ़ सकती है। यानी कि जो एवरेज जनसंख्या घनत्व आ गया है, इससे कितने ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, कितने कम से कम जनसंख्या घनत्व हो सकता है। ये अगर मैं फाइंड कर रहा हूँ किसके बेसिस पे, बेस क्या है मेरा यहाँ पे, बेस क्या है, वो है मेरा सेंट्रल टेंडेंसी, वो है मेरा मीन के बेसिस पे मैं फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं मीन के बेसिस पे भी कर सकता हूँ, मैं मीडियन के बेसिस पे भी कर सकता हूँ क्योंकि मीडियन भी एवरेज है, और मैं मोड भी, मोड के बेसिस पे भी कर सकता हूँ क्योंकि वो भी एवरेज है। मेथड अलग अलग है, लेकिन अगर आप आंसर निकालोगे तीनों से एक ही आएगा, क्योंकि एवरेज तो एवरेज है, वो एवरेज बदल थोड़ी जाएगा, चाहे आप मीन से निकालो, मीडियन से निकालो, मोड से निकालो, एवरेज एवरेज है। ठीक है, एवरेज के बेस पे, एवरेज को सेंट्रल मानते हुए मैं आगे जब उसका फाइंड करूंगा कि कितना डिस्पर्स की भी है, कितने स्प्रेड है ये पूरी सीरीज, ठीक, इसका फैलाव कितना है, तो मैं क्या फाइंड कर रहा हूँ, मैं पूरा इसकी वाइड, इसकी रेंज पता कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसकी रेंज पता कर रहा हूँ। और देखो बात करते करते ही अपना भी एक मेथड, एक ही मेथड मुंह पे आ गया कि इसका एक मेथड होता है रेंज। ठीक है, एक मेथड क्या होता है, इसका रेंज होता है, अभी नीचे दिखाऊंगा मैं। एक मेथड होता है इंटरक्वार्टाइल, बाकी इसके सारे मेथड है। ठीक है, रेंज का मतलब समझ में तो आता है, रेंज ये इनिशियल पॉइंट से लेकर के इसके लास्ट पॉइंट कितनी है, दोनों शुरुआत का नंबर लेकर के दूसरे नंबर को लेकर के जोड़ दो और फिर बटे करके उनको घटा दो, उसी इसी मेथड में, तो बस निकल के आ गया रेंज। मीन डेविएशन होता है, एक होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, एक होता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, एक होता है वेरिएंस। ठीक है, वेरिएंस के अब देखो यहाँ पे इतने बड़े बड़े नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, शब्द दिखाई दे रहे हैं, आपको लग रहा है कि बहुत भारी भारी भरकम ये सारे जो मेथड है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको स्क्यूनेस पे चलने से पहले एक, सॉरी, ये जो बाकी मेथड है ना, ये बाकी मेथड जो यहाँ पे मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, वेरिएंस, इनको समझाने से पहले अलग से पहले मैं एक बार स्क्यूनेस पे आना चाहूंगा। ठीक है, वैसे चार मेथड होते हैं, इस चार एस्पेक्ट होते हैं इस सीरीज के, स्टैटिस्टिकल सीरीज के, लेकिन मैंने उनको उनकी करेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, उनकी विशेषता के आधार पर मैंने तीन में डिवाइड कर दिया। अब देखो मेरे अंदर इतनी समझ आ गई है, मैं इनको इतना समझ गया हूँ, आप भी समझ सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ। मैं समझ गया क्योंकि मैं इसको इनके करेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से मैंने इनको बांट दिया है। ये किसी कैलकुलेशन के बेसिस पे चार पार्ट में है, लेकिन इनके करेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से मैंने इनको तीन पार्ट में बांट दिया है। पहले पार्ट क्या था, मैं एवरेज, पहला एस्पेक्ट क्या है, मैं एवरेज फाइंड करना है मुझे, तो मैं मेन सेंट्रल टेंडेंसी पे जाऊंगा। सेंट्रल टेंडेंसी के बेस पे मैं इसका स्प्रेडनेस, इसका एक्सपेंशन फाइंड करूंगा, तो मैं डिस्पर्शन के मेथड अप्लाई करूंगा। और अगर मैं एक्सपेंशन मुझे पता लग गया है, इस सीरीज का मुझे एक्सपेंशन पता लग गया है, सारे आंकड़े मेरे सामने आ गए हैं कि यहाँ पर 80, 85, फिर 90, इस तरीके से मेरे पास एक स्प्रेडनेस आ गई है। ठीक है, इस स्केल पर पूरे आंकड़े स्प्रेड हो रहे हैं, इस स्केल पर ये आंकड़े स्प्रेड हो रहे हैं, 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे करके स्प्रेड हो रहे हैं। अगर मुझे इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, ठीक है, अगर मुझे इनका रिप्रेजेंटेशन करना है किस पे, डायग्राम करके, शेप में इनको, एक शेप आपने सुनी होगी जैसे कुर्टोसिस की आपने शेप सुनी होगी, इस तरीके का आपको बेल शेप। देखिए ये जो कर्व बन रहा है, कर्व अगर मुझे बनाना है, अगर मुझे डायग्रामेटिकली इसे अगर रिप्रेजेंट करना है, अगर मुझे पैटर्न, किसी पैटर्न में डायग्राम के हिसाब से इनको रिप्रेजेंट करना है इन आंकड़ों को, ताकि ये और भी ज्यादा अच्छे दिखें, समझ में आए, क्योंकि डायग्राम के हिसाब से हमें चीजें अच्छे से समझ में आ जाती हैं। अब अगर मैं आपको इसमें कह दूं कि देखो ये एवरेज है, ये इसका मीन डेविएशन है, तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। मैंने यहाँ पे देखो इतना ये कर दिया यहाँ पे,
इसलिए भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो आंकड़ों को अच्छे से समझाने के लिए, आंकड़ों को अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए हम किनका इस्तेमाल करते हैं? हम डायग्राम का ठीक इस्तेमाल करते हैं, हम ग्राफ का, चार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर इन्हीं चार्ट, इन्हीं जो नंबर हैं, जो नंबर आए हैं, कैसे आए हैं? जो सेंट्रल टेंडेंसी के एवरेज से निकाल करके डिस्पर्सन हमने पता किया, अब इसको हम जब चार्ट में, डायग्राम में, शेप में कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या होगी? स्क्यूनेस होगी। जाहिर सी बात है, बस इतनी सी चीज है। अब अगर मैं किसी नंबर की स्क्यूनेस पता कर रहा हूँ कि वो किस शेप में बनेगा, तो इसका क्या मतलब है कि देखो, अगर मैं शेप बनाना चाहूंगा तो मान लो कि मैं इस तरीके से करना चाह रहा हूँ। शेप का मतलब कैसे कैसे करके शेप बनती है नंबर की, वो समझो बात को। देखो, मान लो कि यह है 80, है ना? यह है 80 के बाद 85 लेते हैं, 5-5 के गैप पे लेते हैं। यह 80, 80 के बाद क्या है? 85, 80 के बाद 85, 85 के बाद 90। ठीक है, 90 के बाद हम 95 है क्या? 95 नहीं है। ठीक है, तो 95 के बाद हम 100 ले लेते हैं, चलो। ठीक है, अगर मुझे इसका शेप बनानी है तो मैं कैसे करके बनाऊंगा? तो मैं ये आंकड़ा लूंगा इधर से और मैं ये लूंगा इधर से। मैं ग्राफिकल अगर मुझे रिप्रेजेंटेशन करना है तो एक्स और वाई एक्सेस पे मैं लूंगा। ठीक है, और मैं क्या करूंगा? इस तरीके से 5-5 के गैप पे या 10-10 के गैप पे मैं इस तरीके से यहाँ पे नंबर लिख दूंगा। तो क्योंकि जो मेरे पास पहले से आंकड़े आ गए हैं, जो मैंने मीन डेविएशन से, ठीक है, जो मैंने डिस्पर्सन से और उससे पहले सेंट्रल टेंडेंसी से आंकड़े निकाले हैं, उनके आधार पे ही निकाला जाएगा। ऐसा नहीं कि आप इसको बीच में से सीख जाओगे। इसीलिए मैंने कहा कि पहले आपको सेंट्रल टेंडेंसी पता होनी चाहिए, फिर आपको उसका डिस्पर्शन निकालना आना चाहिए, तब जाके आप निकाल पाओगे क्या? ये इसका ग्राफ बना पाओगे। ग्राफ तभी तो बना पाओगे जब आंकड़े आ जाएंगे, या पहले ही ग्राफ बना दोगे? इसीलिए आपको कर्टसी समझ में नहीं आता है। इसीलिए आपको जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, स्पीयरमैन का कोएफिशिएंट आपको समझ में नहीं आता, कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट समझ में नहीं आता है। इसीलिए अब अगर देखो 80 की अगर फ्रीक्वेंसी की, यहाँ पे मैंने लिखा 80, 85, 100, तो यहाँ पे मैं उनकी फ्रीक्वेंसी लिख रहा हूँ। ठीक है, कि फ्रीक्वेंसी का मतलब है कितनी बार आ रहा है। अगर यहाँ पे 80 देखो, 80 आया है, 80 मान लो कितनी बार आया है? 10 बार। 85 कितनी बार आया है? 85 आया है 5 बार। ठीक है, 90 कितनी बार आया है? 90 आया है 7 बार। और 100 कितनी बार आया है? 100 भी आया है 8 बार। अगर ये इनके ये फ्रीक्वेंसी आ गई, मतलब इतनी बार आया है, तो मैंने एक, दो, ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं जाता है माउस से, आप समझ जाना बात को। एक, दो, यहाँ पे इस तरीके से 3 और 4, 5, 6, 7, मैंने फ्रीक्वेंसी इधर लिख दी और मैंने इधर ये नंबर लिख दिया, तो डाटा है मेरे पास। ठीक है, 80, 85, 100 इस तरीके से लिख दिया। तो अब अगर मैं रिप्रेजेंटेशन करूंगा तो 80 यहाँ पर है, तो 80 10 बार आई है ना, तो ग्राफ कहाँ पे जाएगा? ग्राफ सबसे ऊपर जाएगा। 80 यहाँ पे है, 85 कहाँ पर है? 85 कितनी बार पूछा आया है? 5 बार, तो ग्राफ इस तरीके से हो गया। अब 90 कितनी बार आ रहा है? 7 बार। इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ। कलर अगर हम चेंज कर दे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 85 था, सॉरी, हाँ 85 था, 80 था। 80 अगर 10 बार आया है, यहाँ पे देखो ये 10 बार आया है, तो ग्राफ कहाँ पे जाएगा? सबसे ऊपर जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी 10 यहाँ पे है। और फिर उसके बाद ये 85, 85 कितनी बार आया है? 5 बार, तो फिर ग्राफ नीचे जाएगा। ग्राफ नीचे गया, यही तो ग्राफ को समझने का, रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है। और फिर उसके बाद 90 कितनी बार आया है? 7 बार आया है, तो ग्राफ फिर से थोड़ा सा ऊपर जाएगा 7 पे। फिर उसके बाद 100 कितनी बार आया? 8 बार, ग्राफ थोड़ा सा और ऊपर जाएगा। इस तरीके से अगर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, तो मेरे इसका मतलब है मैं क्या कर रहा हूँ? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ अगर तो मैं स्क्यूनेस फाइंड कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक एक तरीका है वो जो मैंने आपको बताया। आपको इसके काइंड्स, स्क्यूनेस के प्रकार पता होना चाहिए, इसको कैसे टेस्ट करते हैं ये पता होना चाहिए, इसको मेजरमेंट के तरीके क्या क्या है, कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं। आपको बस फॉर्मूला पता करना है, निकालना आपको नहीं आना चाहिए, कोई बात नहीं, मत सीखो। बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला पता है कहाँ पर अप्लाई होता है, ठीक है, और एक का दूसरे से क्या रिलेशन है, ये अगर पता है तभी जाके आप कर पाओगे। इसके बाद कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस अभी बताऊंगा, नीचे सब दिखाऊंगा। उसके बाद कर्टेसिस। कर्टेसिस क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, इसका जो शेप बनता है पूरे आंकड़ों का वो कैसे बनता है अभी नीचे समझाऊंगा, समझ जाओगे अभी। फिर उसके बाद कोरिलेशन। अब जब आपको दो चीजें पता होंगी, एक का भी एवरेज पता हुआ है, दूसरे एवरेज भी पता है। जैसे मैं आपको अगर मैं बात करूं, अगर जनसंख्या घनत्व आपके पास आंकड़ा है, आपके पास अगर जनसंख्या घनत्व का आंकड़ा है और मैं आपसे कहूं जनसंख्या घनत्व और लिटरेसी रेट में क्या कोई संबंध है या नहीं है, लिटरेसी रेट में और जनसंख्या घनत्व में कोई संबंध है या नहीं, इस बात को फाइंड करो। तो आप सारे आंकड़ों को सामने लोगे, आपको पता लगेगा जिस एरिया में ज्यादा जनसंख्या घनत्व है वहां की जो लिटरेसी रेट है वो थोड़ा सा कम है, क्योंकि वहां पे भुखमरी ज्यादा है, इसलिए लोग स्कूल में बच्चों को भेजते नहीं, इसलिए लिटरेसी रेट कम है। जहाँ पे लिटरेसी रेट और जहाँ पे जनसंख्या घनत्व कम है, वहां पर क्या है, वहां पे जो संसाधन है वो उन जनसंख्या के लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, उनके लिए पूरे वो सरप्लस है, जिसके कारण जो वहाँ के लोग हैं उनके पास आमदनी उनकी अच्छी हो जाती है, क्योंकि
उनके पास रिसोर्सेज सरप्लस में है, ठीक है, अतिरिक्त है, जिसको वो बेच करके अपने जीवन निर्वाह अच्छे से कर पाते हैं। इसलिए वो अपने बच्चों को कहाँ भेजते हैं, स्कूल में भेजते हैं, इसलिए वहां का जो लिटरेसी रेट है वो ज्यादा है, साक्षरता दर ज्यादा है। तो क्या आपको जनसंख्या घनत्व में और साक्षरता दर में कोई संबंध नजर आया या नहीं आया? अगर आया होगा तो भी अगर आपको ग्राफ बना के रिप्रेजेंट करना है, और नहीं आया तो भी अगर आपको ग्राफ बना के रिप्रेजेंट करना है, यही क्या कहलाता है? ये कहलाता है कोरिलेशन। एक का दूसरे से क्या रिलेशन है, तो ये क्या होगा? कोरिलेशन। इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल बोलेंगे। मैंने कहा था ना कि वेरिएबल हर उस चीज को बोलते हैं जिसमें जिसमें परिवर्तन हमेशा होते रहता है। तो ये नंबर में क्या परिवर्तन नहीं हो सकता है? क्या जनसंख्या घनत्व तो बढ़ या घट नहीं सकता है? बढ़ या घट सकता है, ठीक है। तो ये क्या है? वेरिएबल है। तो क्या लिटरेसी रेट बढ़ या घट नहीं सकता है? तो ये बढ़ या घट सकता है। तो ये क्या है? ये भी एक वेरिएबल है। हर वो चीज जो बढ़ या घट सकती है, चाहे वो नंबर हो, कोई एक थॉट हो, कोई विचार हो सकता है, वो बदल सकती है, तो वो वेरिएबल है। उसे हिंदी में चर बोलते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। इसकी स्पेलिंग VER नहीं, VARI होती है। VARI मतलब वेरी, जो हमेशा वेरी करती है। मैं कहता हूँ ये वेरी है, ये वेरी करते रहती है अपने हिसाब, इस हिसाब से। इसका मतलब वेरिएबल है, परिवर्तनशील है, परिवर्तन योग्य है। तो इसमें दो तरीके के वेरिएबल होते हैं, इस बात को भी समझ लो, मैं समझा दे रहा हूँ। एक होता है डिपेंडेंट, एक होता है इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? अब देखो यहाँ पे जनसंख्या घनत्व ये थी, जनसंख्या घनत्व अगर बढ़ा या घटा तो उसका प्रभाव पड़ेगा किस पे? लिटरेसी, साक्षरता दर पे। तो साक्षरता दर किस पे निर्भर है? साक्षरता दर निर्भर है किस पे? जनसंख्या घनत्व पे। जनसंख्या घनत्व अगर बढ़ेगा या घटेगा तो अपने आप ही वो बढ़ या घट जाएगी। कौन? लिटरेसी रेट। जनसंख्या घनत्व अगर बढ़ा, लिटरेसी रेट घट जा रही है। जनसंख्या घनत्व अगर घट रहा है तो लिटरेसी रेट बढ़ जा रही है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल कौन होगा? साक्षरता दर किस पर निर्भर है? किसके बढ़ने या घटने पे इस पर प्रभाव पड़ रहा है? तो जनसंख्या घनत्व पे। तो ये क्या हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, यानी कि आश्रित चर है। ये इस पे आश्रित है, इस पे डिपेंडेंट है, डिपेंड करती है इस पे। अगर ये बढ़ेगा घटेगा तो ये भी बढ़िया घट जाएगी, इस तरीके से। और इंडिपेंडेंट कौन है? वो स्वतंत्र है, उसका किसी दूसरे वेरिएबल पर जो किसी कोई दूसरा वेरिएबल है, साक्षरता बढ़े या घटे कोई मतलब नहीं, जनसंख्या अपने हिसाब से बढ़ेगी। तो ये क्या होता है? इंडिपेंडेंट वाली फीलिंग, कि किसी दूसरे पे बढ़ने या घटने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अपने आप में खुद बढ़ेगा, खुद घटेगा। तो ये क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर ऐसी कोई भी चर, ऐसा कोई भी वस्तु, ऐसी कोई भी विचार, थॉट जो अपने आप में स्वतंत्र है, तो वो होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड होगा, उसके बढ़ने या घटने पे उसमें प्रभाव पड़ रहा है, उसका प्रभाव वो पड़ रहा है, ठीक है, परिणाम बन रहा है, तो वो क्या होगा? डिपेंडेंट वेरिएबल। जाहिर सी बात, सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है। इतना आपको अगर समझ में आ गया, आपको कोरिलेशन समझ में आ जाएगा। ये कोरिलेशन आपको क्या समझ में आप नहीं आएगा? जाहिर सी बात है, कोरिलेशन मैंने यहाँ पर भी लिख दिया, नीचे भी लिख दिया। सॉरी, ठीक है। तो कोरिलेशन अब आपको समझ में आ जाएगा। कोरिलेशन को आपको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? जाहिर सी बात है, आना चाहिए। तो आपको स्कैटर डायग्राम से आप इसको समझा सकते हो, आप इसको रिग्रेशन से समझा सकते हो। रिग्रेशन क्या है अभी समझ में आ जाएगा। बस तीन चीजें हैं इसमें, पूरे स्टेटिस्टिकल में तीन एस्पेक्ट हैं केवल। आई होप कि आपको अब समझ में आ गया है। पहला एस्पेक्ट है सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि आपको एवरेज निकालना नहीं चाहिए। सारे आंकड़े जो आपके पास हैं, इतने सारे आंकड़ों के साथ आप डील नहीं कर सकते हो, आपको एवरेज निकालना चाहिए। एवरेज आपको निकालना है, उसके तीन तरीके हैं, मीन, मीडियन, मोड, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मीन। मीन मतलब माध्य। माध्य जब निकालोगे तभी आगे उस पर काम कर पाओगे। इसको एक बार थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, तब अच्छे से आपको समझाते हैं, ठीक है। 1 मिनट बस वेट करना, इसको सबको इरेज कर देता हूँ। बहुत यहाँ पे जो ये बोर्ड है ये काफी गंदा सा हो गया है, ठीक है। तो स्टेटिस्टिकल सीरीज में केवल तीन एस्पेक्ट है। इन तीन एस्पेक्ट को आप, मुझे लग रहा है कि अब आप समझ रहे होंगे, आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर हो रही होगी। अभी नहीं हो रही है तो अगर आप पढ़ोगे तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नहीं तब भी समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, हमारा बैच चल रहा है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, आपकी मर्जी है, कर सकते हो। अब नहीं करना है, आपकी मर्जी, ठीक है। अगर आ रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है, उसके लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। देखो, सेंट्रल टेंडेंसी एवरेज आपको निकालना आ गया, तो उसको आप क्या करोगे? उसकी रेंज निकालोगे। रेंज की कितने, इस एवरेज से जो वैल्यू है, जो नंबर है, वो कितने आगे बढ़ सकते हैं, कितने पीछे जा सकते हैं। अगर ये हम निकाल लें तो डिस्पर्सन हम कैलकुलेट कर रहे हैं। डिस्पर्सन जो है उसके निकालने के ये नीचे फॉलोइंग तरीके हैं, ठीक है। रेंज, इंटरक्वार्टाइल, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड। जो वेरिएंस होता है वो क्या होता है? स्टैंडर्ड स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, अभी पता लग जाएगा। स्प्रेडनेस और एक्सपेंशन हम इसका पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब स्प्रेडनेस और एक्सपेंशन हमें, यानी कि डिस्पर्शन पता लग गया, हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो हम क्या करेंगे? स्क्यूनेस का सहारा लेंगे। हम कोरिलेशन में स्कैटर डायग्राम का, रिग्रेशन का इस्तेमाल करेंगे ताकि हमको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। बस इतनी सी चीजें हैं। कोटोसिस भी यही है, इसमें इसको डायग्राम
के हिसाब से रिप्रेजेंट किया जाता है। कुर्टोसिस में बस हम इतना चीजें देखते हैं, कौन सा नंबर है वो पीक पे है। अगर 80 नंबर जो होगा, 80 नंबर अगर 10 बार आ रहा है तो 80 नंबर की जो फ्रीक्वेंसी है वो 10 बार है, इसका मतलब है उसकी जो ग्राफ है वो इस तरीके से बनेगा, है ना। ये देखो, ये मान लो कि 80 नंबर का ग्राफ है, इस तरीके से 80 नंबर का ग्राफ है। कलर चेंज के बता दूं आपको, बहुत जैसे समझ में आ जाएगा, ठीक है। और जो 20 नंबर का ग्राफ, मान लो 80 तो 10 बार आई है, और इसके बाद अगर मैं बात करूं 85 की, 85 केवल 5 बार आ रहा है, तो 85 का ग्राफ ये बनेगा, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं 90 की, वहीं अगर मैं बात करूं 90 की, तो 90 जो है 85 से ज्यादा लेकिन 80 से कम आया, तो उसका ग्राफ बनेगा इस तरीके से। बन गया ना, 3 तरीके से। तो यही क्या है, कुर्टोसिस है। जो भी डाटा हमारे पास आया है वो कितना फ्लैट है, कितना ज्यादा वो पीक पॉइंट पे है उसकी फ्रिक्वेंसी, और कितना ज्यादा वो मीडियम है, तो ये क्या है, कुर्टोसिस है। बस इतनी सी बात है इसमें। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। बस क्या कर रहा है, हमने हमने डायग्राम के हिसाब से इसको रिप्रेजेंट किया है, डायग्राम बना करके रिप्रेजेंट किया है। अब मैं आपको इसमें दिखाता हूँ, थोड़े से अपने नोट्स दिखाता हूँ। थोड़े से क्या, मतलब सारे नोट्स मेरे पास स्टेटिस्टिक्स के हैं। अब देखो, इसके बाद हाइपोथेसिस पे आएंगे, टेस्टिंग पे। अब मैं आपको क्या दिखाता हूँ, अपने नोट्स दिखाता हूँ, ठीक है, कि मैंने किस तरीके से नोट्स बनाए। और एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मेरे पास ये जो नोट्स मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, मेरे पास एनटीए यूजीसी नेट की जब मैंने तैयारी करी और एग्जाम पास किया, इसके अलावा कोई दूसरा नोट्स नहीं है। इसका मतलब है कि आपको नेट में जेआरएफ में बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है, ठीक है। मेरे एक मेंबर जो कि पेड मेंबर है, मुझसे कहा कि देखो आपके सर, आपके नोट जो है पॉइंट वाइज है, और बहुत उनका लेवल बहुत लो है। अब देखो, लेवल जो है वो एग्जाम के हिसाब से होता है ना। आप जो सुन रहे होगे तो आप समझ जाओगे। देखो, लेवल जो है एग्जाम के हिसाब से होता है। अगर एग्जाम में अच्छे, बहुत ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन आएंगे, हमारे नोट्स भी वैसे होंगे। हमें कोई विद्वान तो बनना नहीं है, हमें तो क्या करना है, हमें तो एग्जाम पास करना है। एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आते हैं उतना बस पढ़ो, उतना काम खत्म करो। आपको हर एक के, ये जितने भी मैंने बताया डाटा, इसका कोई भी नंबर का कोई भी आपको सवाल हल करने की जरूरत नहीं है, सिवाय किसके, मीन के। मीन इंपॉर्टेंट है, बस एक दो सवाल करना है, बस बाकी का बात खत्म करो। अब अगर मैं इसके नंबर से सवाल सॉल्व करे जा रहा हूँ, कोरिलेशन निकाल रहा हूँ, रिग्रेशन निकाल रहा हूँ, ठीक है, तो मैं बाकी जो मेरा कोर एरिया है ज्योग्राफी का, क्योंकि ये तो कोर एरिया है नहीं, बस एक हल्की सी आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर इस हिसाब से आपको पढ़ना है तो आप बहुत अच्छे डायरेक्शन में जा रहे हो। बस आपको जो कोर एरिया है उस पर ज्यादा फोकस करो। ये कोर एरिया नहीं है, लेकिन पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, तो इसके बस जितना एरिया यहाँ से पूछ लेगा, कितना पूछेगा, आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, उसका एप्लीकेशन पता होना चाहिए, क्योंकि ज्योग्राफी में आपको एप्लीकेशन पता होना चाहिए, कहाँ पे अप्लाई करोगे। आप अगर फील्ड में सर्वे करने जा रहे हो, कौन सा मेथड अप्लाई करोगे, आपको बस ये पता होना चाहिए। ये पता चल गया, आपका काम बन गया। अब देखो, स्टेटिस्टिकल सीरीज, मैंने देखो यहाँ पर केवल एक एक लाइन में लिख दिया स्टेटिस्टिकल सीरीज क्या होती है, ठीक है। आंकड़ों का व्यवस्थित क्रम स्टेटिस्टिकल सीरीज या समंकमाला कहलाता है, बात खत्म। कितने टाइप्स की होती है यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसके सीरीज के बेस्ड प्रॉपर्टी के हिसाब से, गुण धर्मों के हिसाब से उसे 3 टाइप्स में बांटा गया है। मैं केवल दिखा रहा हूँ आपको बस। और जो इसको कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, देखो मैंने बताया ना, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूस, इस तरीके से आंकड़े हो सकते हैं। इस तरीके से आंकड़े 1 2 3 4 5 से इस तरीके सीक्वेंस में हो सकते हैं। 6.5, 8.2, 9.2 इस तरीके से हो सकते हैं। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 इस तरीके से हो सकते हैं। ये इसके टाइप्स हैं, किसके, फ्रीक्वेंसी के। जो आंकड़े हमारे पास आएंगे, ये फ्रीक्वेंसी के टाइप्स हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है वो हमें आना चाहिए। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हो। एक मैं आपको बहुत ब्रॉड आइडिया, क्योंकि देखो पढ़ाना उसमें कोई बड़ी बात नहीं, मैं आपको पढ़ा दूंगा सारी चीज। और इससे, इसी से रिलेटेड एक जो सवाल आया था पीछे, रिग्रेशन से रिलेटेड, वो मैंने इसीलिए नहीं आपको उस समय पर बताया। क्यों नहीं बताया, क्योंकि आपको जब पीछे का नहीं पता है तो आप कहोगे खाली में पढ़ाना आता नहीं, बताया जा रहा है, क्योंकि आपके समझ में नहीं आएगा। मैं तो समझा दूंगा, मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको बेसिक बातें नहीं पता है। और आप कहोगे कि हर यूट्यूबर की तरह ये भी बस अपना व्यूज बढ़ा रहा है, और आप समझ में आता नहीं है। आपको समझ में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आपकी बेसिक्स क्लियर नहीं है। आप भटक जाओगे, इधर उधर भटकोगे, इधर उधर देखोगे। इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया। मैंने कहा था कि मैं आपको स्टेटिस्टिक्स के बेसिक्स पहले बताऊंगा, तब जाकर अगर कोई टॉपिक पढ़ाना होगा, आपको कोई समझ में नहीं आएगा तो आप मुझे बता देना। इसीलिए कहा था। अब जाके आपको वो बात समझ में आएगी। समझ में आ रही बात। अब ये बेसिक आपको पता लग गया, कितने टाइप्स के आप कर सकते हो। तो इसको स्टेटिस्टिक्स को एनालाइज करने के लिए देखो, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की हमें जरूरत पड़ती है, डिस्पर्सन की जरूरत पड़ती है, स्क्यूनेस की जरूरत पड़ती है, की जरूरत। मैंने कहा था ना 4 टाइप्स के होते हैं, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से 3 हो सकते हैं। अब सेंट्रल टेंडेंसी अगर मैं निकाल रहा हूँ तो मेरे पास मीन, मीडियन, मोड है। एक है मीन, केवल एवरेज है, केवल मीन। दूसरा है मोड, तीसरा है मीडियन। जो मीन है, इसके 4 टाइप्स होते हैं, अर्थमेटिक, जियोमेट्रिकल, हार्मोनिक, क्वाड्रेटिक। पूछा गया एग्जाम में कौन सा टाइप जो है, बस केवल इतना पूछा कि कौन सा इनमें से मीन का टाइप नहीं है। तो ये 4 है, इसके अलावा जो भी होगा वो नहीं होगा, ठीक है।
इसमें बस देखो आपको मेथड पता होना चाहिए। मैंने लिखा ना, केवल डायरेक्ट मेथड लिखा हुआ है केवल, मुझे और कुछ करना ही नहीं है ज्यादा। यहाँ पे देखो इस फॉर्मूले पे ध्यान देना, मैं क्यों दिखा रहा हूँ आपको, ताकि पता लग जाए। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। अब देखो अगर किसी को ये जो ऊपर ये डंडा लगा हुआ है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं शिरोरेखा, ऊपर से लाइन खींचते हैं उसको शिरोरेखा बोलते हैं। जो मैंने इस तरीके से करने के ऊपर नहीं लगाई, इस तरीके से बनाया उसे शिरोरेखा बोलते हैं। अगर आपको ये नहीं पता है कि एक्स के ऊपर अगर ये शिरोरेखा लगी है तो इसे क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं बार। तो आप कैसे आगे जाके करोगे। अब होंगे बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त होंगे जिनको नहीं पता होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। आपको नहीं पता है कोई बात नहीं, अगर आप नहीं जानने की कोशिश कर रहे हो वो गलत बात है। ठीक है, तो ये एक्स बार है, एक्स बार बराबर समेशन ऑफ एक्स एक्स अपॉन एन। इसको समेशन भी बोलते हैं। समेशन का मतलब होता है जोड़ना। जितने नंबर हमारे पास है उसको जोड़ करके जितने टोटल नंबर है उससे भाग दे दोगे, तभी तो वही तो एवरेज होता है। जितने मेरे पास टोटल नंबर है उन सभी को जोड़ा आपस में, यानी कि समेशन किया। इन सभी को मैं एक्स मान रहा हूँ, मैं कोई नाम नहीं दे रहा हूँ, हर किसी को नाम थोड़ी दूंगा सारे नंबर को। जैसे यहाँ पर ये सारे नंबर है, मैं इसको हर किसी को नाम थोड़ी देता फिरूंगा। ये इसका नाम है टुन्नू, इसका नाम है मुन्नू, इसका नाम है टिंकू रिंकू, ऐसे थोड़ी दूंगा। सभी को मैं एक्स बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ, स्टैटिस्टिक्स में एक्स बोलता हूँ। और एक्स मान करके मैं इन सभी का समेशन करूंगा, यानी कि सभी को जोड़ूंगा, और जितने हैं टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी होंगे उनसे भाग दे दूंगा, निकल के क्या आ जाएगा, मीन, अरिथमेटिक मीन निकल के आ जाएगा। और केवल अरिथमेटिक मीन आपको पता करना है, जो इस फॉर्मूले से पता कर सकते हो। इसका सवाल 1 2 बार पूछा गया है, याद रखना। ठीक है, बस मैंने यहाँ पे लिख दिया था, बस उस समय पे मुझे इतना पता नहीं था, मैंने लिख दिया था, लेकिन हालांकि इससे फायदा कुछ हुआ नहीं। आपको मैं पहले आगाह कर रहा हूँ कि इतना ज्यादा मत देखना। इसके बाद है डायरेक्ट मेथड में, ये बस तीनों के आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। अलजेब्रिक सम क्या होता है, अलजेब्रिक सम, जब आप अलजेब्रिक सम का क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, आप सम निकालने की कोशिश करोगे और आपको मीन का पता नहीं है, कैसे करके निकालोगे माध्य। अगर आपको माध्य का पता नहीं है, ये है कि हमारी जो एक्स दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू है, और एक्स की वैल्यू में हमने क्या मान लिया, एक कल्पित माध्य मान लिया। कल्पित माध्य हमने कल्पना कर ली कि हमारा जो माध्य आएगा यानी कि मीन आएगा वो ये नंबर है। एक मेथड होता है ऐसा। ठीक है, हमने कल्पित मार्ग मान लिया, जो कि किसमें, डिस्क्रीट सीरीज में होता है। देखो यहाँ पे एफ लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है F, इसका मतलब ये डायरेक्ट मेथड है। इनडायरेक्ट मेथड में देखो आपको एफ देखने को मिलेगा, और दूसरे जो मेथड है, ठीक है, तो यहाँ पे एफ का मतलब है फ्रीक्वेंसी। और जो ए है, सॉरी ए ये यहाँ पे ए दिख रहा है ना, ए, ये शॉर्टकट वाला मेथड ए, इसका मतलब है हम मान ले रहे हैं पहले से कि हमारा ये आंसर आएगा, उसके हिसाब से हम लगा लेते हैं यहाँ पे आंसर। देखो 8 से हमने मान लिया कि 8 हमारा जो है मीन आएगी, हमने सबको माइनस करके यहाँ पे लिख दिया, माइनस करके लिख दिया और सबको जोड़ दिया, तो आ गया कितना, 8। अब देखो यहाँ पे कुछ होंगे प्लस के, कुछ होंगे माइनस के, तो प्लस और माइनस वालों को दोनों को जोड़ोगे तो आप आ जाएगा क्या, 0। तो हमेशा जो एल्जेब्रिक सम होगा वो क्या होगा, 0 होगा। अब ये आपको बात कब समझ में आएगी, जब आपको मीन का पता होगा, मीडियन का पता होगा, ये एल्जेब्रिक सम क्या होता है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या है, क्या मतलब है इस बात का। और जब आप सवाल केवल देखना है, समझना है बस, कैलकुलेट नहीं करना है। कैलकुलेट बस किसका करना है, ये जो मैंने एक सवाल लिखा है ना, बस इसी का कैलकुलेशन आपको समझ में आना चाहिए, बस बात खत्म। इसके बाद देखो मीडियन, मीडियन में मैंने कुछ भी नहीं करा है, केवल एक फॉर्मूला लिखा हुआ है। और कैसे करके निकालते हैं, पहले असेंडिंग फिर डिसेंडिंग, और एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, मुझे बहुत फायदा हुआ इससे। पहले असेंडिंग करते हैं फिर डिसेंडिंग करते हैं, तब जाके फॉर्मूला निकलता है, लगाते हैं ये फॉर्मूला है, बात खत्म। और मोड मोड कैसे निकालते हैं, ये बहुलक, ये सर्वाधिक बारंबार है, तो सबसे ज्यादा आ रहा है, नाम से स्पष्ट हो रहा है, सर्वाधिक जो सबसे ज्यादा जो बार बार आ रहा है वही बहुलक है। बस इसका रिलेशन क्या है वो पता होना चाहिए, बात खत्म हो गई। डिस्पर्शन, अब फैलाव में पता करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे डिस्पर्शन आपको नहीं समझ में आता अगर आपको पहले, इससे पहले की चीजें नहीं पता होती। यहाँ पे लिखा हुआ है और किताब में भी ऐसे ही लिखा हुआ है, कैसे, समंग श्रेणी के विभिन्न व्यक्तिगत मूल्यों, विभिन्न व्यक्तिगत मूल्यों की का श्रेणी के माध्य से औसत अंतर या विचलन क्या कहलाता है, डेविएशन कहलाता है। ठीक है, डेविएशन या फिर डिस्पर्शन इसे बोलते हैं। अब मुझे आप बताओ इसमें कितनी चीजें की आपको जरूरत पड़ेगी जब आपको ये पता करना है। तो आपको समंग श्रेणी के बारे में पता होना चाहिए, वरना आप कंफ्यूज होगे समंग श्रेणी क्या है, क्योंकि एग्जाम बुक में तो ये लिखा हुआ है। माध्य से औसत विचलन, ये पता होना चाहिए आपको, माध्य क्या है और माध्य से औसत विचलन या डेविएशन क्या होता है। कितना जो सेंटर पॉइंट है, जो एवरेज आ रहा है उससे डेविएट कर रही है, डेविएट करना मतलब उससे दूर जा रही है, इधर उधर डिस्पर्स कर रही है। आपको जब तक ये पता नहीं होगा आपको पता नहीं लगेगा। समझ में आया कि क्यों आपको मैंने बताया कि इतनी लंबी चौड़ी कहानी बताई। और इसके अलग अलग तरीके हैं इस डिस्पर्सन को निकालने के, जैसे कि एवरेज को निकालने के थे, वैसे डिस्पर्सन को निकालने के अलग अलग मेथड है। रेंज है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज है,
इंटर क्वार्टाइल रेंज है। ठीक है, यहाँ पर रेंज में लार्जेस्ट जो नंबर है और स्मॉलेस्ट जो नंबर है, वो अगर हम उन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास डिस्पर्सन पता लग जाएगा हमें कि डिस्पर्सन इतना फैला हुआ है, इतने अधिकतम इतने न्यूनतम तक जा सकती है। ये केवल अब्सोल्यूट मेथड है, किसी से इसका रिलेशन नहीं है। अब रिलेशन की जब हम बात करते हैं किसी दूसरे से के रिलेशन, अब इसमें ये काफी जो मैं बता रहा हूँ रिलेशन की, ये जब कॉन्सेप्ट समझाऊंगा उसमें समझ में आएगा, तो ऐसे समझ में नहीं आएगा। बस मैं फिर भी आपको बहुत ब्रॉड पिक्चर यहाँ पे दे रहा हूँ, आपको कहीं भी नहीं मिलेगी ये। किसी के रिलेशन में आपको अगर निकालना है तो आपको कोफिशिएंट ऑफ रेंज, विस्तार का गुणांक पता होना चाहिए। गुणांक का मतलब किसी दूसरे के, जब हम गुणा करते हैं तो किसी दूसरे से गुणा करते हैं, खुद से ही गुणा कर देते हैं, किसी दूसरे नंबर से गुणा करेंगे, चाहे 2 से 2 की करेंगे, लेकिन 2 दूसरा तो हो गया ना वो। तो 2 से 2 की अगर करेंगे, किसी के रिलेशन में कर रहे हैं, इसका मतलब रिलेशन में कर रहे हैं, तो इसका मतलब है वो कोफिशिएंट की बात हो रही है, किसी दूसरे से विस्तार की गुणांक। एल माइनस एस, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू अपॉन लार्जेस्ट वैल्यू प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू अगर हम कर देंगे तो हमारे पास रिलेटिव मेजर निकल के आ जाएगा, जिसे हम कोफिशिएंट ऑफ रेंज बोलेंगे, रेंज का रिलेटिव मेजर होगा। इसके बाद आता है इंटरक्वार्टाइल मेथड। कुछ नहीं है, बस आपको इतना सा पता होना चाहिए। मीन डेविएशन, मीन से डेविएशन, मीन का पता है तभी तो मीन डेविएशन समझ में आएगा। जब मीन का पता है तभी तो जाके मीन डेविएशन समझ में आएगा। डेविएशन तो तब समझ में आएगा जब मीन पता होगा। मीन क्या है? मीन माध्य है, मतलब यानी कि एवरेज है। एवरेज से वैल्यू कितना डेविएट कर रही है, कितना फैलाव है उसका, इसको अगर निकालना है तो डेविएशन समझ में आ जाएगा। इसके भी 3 तरीके हैं। अब मैंने बताया था जो मीन यानी एवरेज निकालने के 3 तरीके होते हैं, मीन, मीडियन, मोड। तो यह है मीन डेविएशन हो सकता है, मोड डेविएशन हो सकता है, और मीन मीडियन डेविएशन, और सॉरी यह है मोड डेविएशन। हो सकता है ना कि हमने जो एवरेज है वो मीन से निकाला हो सकता है, या फिर मीडियन से निकाला हो सकता है, या मोड से निकाला हो सकता है। तो उसी के आधार पर अगर हम किसी समंग श्रेणी का, किसी स्टैटिस्टिकल सीरीज का फैलाव पता कर रहे हैं तो वो उसी के नाम पे पड़ जाएगी, मीन डेविएशन और मीडियन डेविएशन और क्या, मोड डेविएशन। समझ में आ गए? जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? मीन डेविएशन। ठीक है, यहाँ पे ये स्मॉल डेल्टा है। आपको ये छोटे छोटी सी बातें अगर नहीं पता होंगी कि इसको क्या कहते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे लिखा ना स्टैटिस्टिकल एवरेज, जो कि मीन, मीडियन, मोड होते हैं, कि विभिन्न पद मूल्यों, जो अलग अलग वैल्यूज हैं, जो अलग अलग डिजिट है, कि विभिन्न पद मूल्यों के विचलनों के समानांतर, विचलन मतलब कितना फैलाव है उनका, विचलनों के समानांतर माध्य को, जो x माइनस एक्स बार निकल के आएगा, वही तो डी होता है। x माइनस एक्स बार क्या होता है? डी, जो डेविएशन निकल के आता है को माध्य विचलन कहते हैं। ठीक है, ये डी क्या है? x माइनस एक्स बार है। एक्स बार के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो मीन डेविएशन निकल के आ जाएगा। इस तरीके से आप इसे निकाल सकते हो। अब इसी आधार पर आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे। जब तक आपको मीन डेविएशन पता नहीं होगा उसमें आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, किसी भी समंग श्रेणी के अर्थमेटिकल मीन से उसके विभिन्न पद मूल्यों के विचलनों के वर्गों के समानांतर माध्य को वर्गमूल कहते हैं। कि समानांतर माध्यों के वर्गमूल को उस श्रेणी का मानक या प्रमाक विचलन कहते हैं। देखो यहाँ पर जो कहानी है ना, कहानी क्या है यहाँ पे? कहानी जो यहाँ तक है, यहाँ तक वो सेम है। आपको मीन मीन डेविएशन निकालना आना चाहिए, उसमें वही काम करना है। जो मीन है, माध्य है, उससे कितना डिस्पर्स कर रही है, वो x माइनस एक्स बार निकाल के डी आया, और डी की गुणा कर दी x माइनस एक्स बार से, तो निकल के आ जाएगा मीन डेविएशन। और मीन डेविएशन का जब हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे, और उस स्क्वायर को हम वर्गमूल करके क्या वर्गमूल करेंगे। देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, x माइनस एक्स बार मतलब क्या होता है? डी होता है। x माइनस एक्स बार करके मतलब क्या होता है? डी होता है। डेविएशन निकालते हैं, और डी का भी स्क्वायर करना है, उसका रूट कर देना है, बस। अब आपको इसके लिए क्या होना चाहिए था पता? पहले पहले तो आपको क्या निकालना आना पड़ेगा? आपको मीन डेविएशन निकालना आना पड़ेगा। मीन डेविएशन जब निकाल दोगे उसके लिए आपको पहले, उससे भी पहले पता होना चाहिए मीन के बारे में। मीन जब कैलकुलेट कर लोगे डेविएशन निकल जाएगा, डेविएशन कैलकुलेट करोगे फिर मीन डेविएशन निकलेगा, मीन डेविएशन से फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा। जब मीन डेविएशन निकल जाएगा उसी का तो स्क्वायर में स्टैंडर्ड डेविएशन है, बस इतनी सी बात है। और इस स्टैंडर्ड डेविएशन का रिलेटिव, और ये क्या है? एब्सोल्यूट मेजर है। एब्सोल्यूट मेजर ये जब मैं लेक्चर लेता हूँ उसमें बताता हूँ आपको। अगर लेना है पेड ग्रुप तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो, इसमें आपको सब चीज पता लग जाएगी अच्छे से। ये इसका एब्सोल्यूट मेजर है, किसी के साथ इसका रिलेशन नहीं है। उसका रिलेटिव मेजर अगर निकालोगे तो वो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, मानक विचलन विचलन गुणांक होगा, कुछ नहीं है, बस मानक विचलन गुणांक है। ये स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन है। स्टैंडर्ड डेविएशन जब हम हमारा निकल गया है इस फॉर्मूला से, स्टैंडर्ड डेविएशन निकल गया है, तो उस स्टैंडर्ड डेविएशन को हम एक्स बार से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे, तो हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा। और इस कोफिशिएंट ऑफ
स्टैंडर्ड डेविएशन को हमें परसेंटेज में लिखना है। इसको हम क्या कर देंगे, किसी भी चीज को परसेंटेज में लिखना होती है तो उसे हम 100 से आप गुणा कर देंगे। इसको अगर मैं 100 से गुणा कर दूंगा इस कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन को, तो मेरे पास ये इसमें परसेंटेज में निकल के आ जाएगा। तो यही क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस होगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होगा। समझ में आ गई बात, जो कि रिलेटिव मेजर होगा। इतनी बात समझ में आ गई। और यही होता है। और स्टैंडर्ड डेविएशन जो ऊपर निकल के आया है, ऊपर जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आया है यहाँ पर, इसका अगर मैं वर्ग कर देता हूँ केवल, तो इसका अगर मैं केवल वर्ग कर देता हूँ तो वो क्या होगा, वेरियांस प्रसरण होगा। इतनी सी बात है यहाँ पे। अब जाके आपको लॉरेंज कर्व समझ में आएगा। अब जाके आपको स्क्यूनेस समझ में आएगी। अब देखो स्क्यूनेस मैंने कहा था ना कि केवल शेप बना देना है, उसका डायग्राम बना देना है। डायग्राम अगर आपको बनाना है तो डायग्राम में मैंने एक और चीज आपको उससे पहले बताई थी, डायग्राम बनाना। दूसरा चीज, मीन मीडियन मोड में तीनों में क्या अंतर है, दोनों एक दूसरे से क्या इंटर रिलेट करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जब आपको रिलेशन समझ में आएगा तब आप इनको समझ पाओगे, जो तीनों डायग्राम इस तरीके से क्यों बन रहे हैं, कौन इधर को झुक रहा है, कौन उधर को झुक रहा है, पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है। पॉजिटिव और नेगेटिव में कुछ नहीं है, बस इतना है कि कोई चीज ज्यादा बढ़ रही होगी, कोई चीज कम हो रही होगी। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपने शुरू से सीक्वेंस में नहीं पढ़ा है। बस इसमें आपको सीक्वेंस समझा दे रहा हूँ कि किस तरीके से पढ़ना है और क्या चीज है वहां पर, क्या आएगी, आपको क्या पढ़ने को मिलेगा। ठीक है। अब स्क्यूनेस जो हो सकता है वो सिमेट्रिकल हो सकता है, असिमेट्रिकल हो सकता है। सिमेट्रिकल असिमेट्रिकल क्या है, फोल्ड पढ़े होंगे आपने। ठीक है, जब माउंटेन पढ़े होंगे फोल्ड पढ़े होंगे। फोल्ड में, फोल्ड का मतलब क्या, फोल्ड देखो, एक भुजा अगर किसी माउंटेन की, दोनों भुजाएं क्या है, समान है, तो ये क्या होगी, सिमेट्रिकल होगा, सममित, यानी कि दोनों भुजा समान है। अगर एक भुजा बहुत ज्यादा खड़ी है, दूसरी भुजा इस तरीके से है, तो ये असिमेट्रिकल है। तो बस यही चीज है। अगर जो हमारे पास आंकड़े आए हैं वो समान है, ठीक है, एक पॉइंट धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं आंकड़े, आंकड़े धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं, फिर एक पॉइंट पे हाईएस्ट हो गए, फिर धीरे धीरे उसी क्रम से घट रहे हैं, तो आंकड़े क्या होंगे, वो सिमेट्रिकल होंगे। और आंकड़े इसके अलावा अगर एक तरफ बढ़ रहे हैं, फिर अचानक से घट रहे हैं, फिर अचानक से बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, तो वो असिमेट्रिकल होंगे। ठीक है, जैसे ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये क्या है, सिमेट्रिकल है, और ये दोनों क्या है, असिमेट्रिकल है। समझ में आ गई बात। इनका आप शेप देख के पता लगा सकते हो। अब डिस्पर्शन, अब इसके बाद अगर हम देखें तो इसके कई सारे फॉर्मूले हैं। फिर कोल्टेसिस है। कोल्टेसिस में किसी एक ही जो नंबर है, किसी एक ही फ्रिक्वेंसी के बारे में बात करते हैं, इस एक ही नंबर की फ्रिक्वेंसी के बारे में बात करते हैं कि वो फ्रिक्वेंसी कितनी ज्यादा बार आ रही है। मैंने बताया था ना कि अगर 80 10 बार आया है, तो 10 बार आया तो इसका मतलब उसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा बनेगी उसका ग्राफ। 95 जो है वो अगर 7 बार आया है तो उसकी फ्रिक्वेंसी थोड़ा सा कम बनेगी। इसी को लेप्टोकोर्टिक, मेसोकोर्टिक और प्लेटोकोर्टिक कहते हैं। प्लेटो मतलब प्लेन हो गया, यानी कि प्लेन हो गया मतलब फ्रिक्वेंसी बहुत कम है। समझ में आ गई बात। यही चीजें यहाँ पे मैंने लिखी हुई है। यही बहुत इजी सवाल है, और बस इसका तो आपको फॉर्मूला भी अगर नहीं पता है, इतनी सी बात अगर पता है तो आपको काम बन जाएगा एग्जाम में। इसके बाद कोरिलेशन। कोरिलेशन में आपको मैंने बता दिया था कि कोरिलेशन एक का दूसरे से क्या रिलेशन है। पूंजी अगर आप लगाओगे तो निवेश पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उत्पादन और मांग का क्या आपस में रिलेशन है। इसमें डिग्री फाइंडिंग करते हैं हम कि कितना, 1 डिग्री 2 डिग्री, कितना डिग्री है पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, ये सारी चीजें। और इस कोरिलेशन को हमें स्कैटर डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करना है। एक चीज अगर बढ़ रही है दूसरी चीज पे घटेगी, बढ़ेगी, क्या प्रभाव पड़ेगा। परफेक्ट पॉजिटिव का मतलब है कि एक चीज अगर बढ़ रही है तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी। परफेक्ट नेगेटिव का मतलब है एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज घटेगी। ठीक है, ये परफेक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव है। नो कोरिलेशन मतलब एक चीज बढ़ने से दूसरी चीज पे बढ़ने या घटने पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो नो कोरिलेशन है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। ये मेथड है इसके अलग अलग। ये फिर इससे क्वेश्चन पूछा गया था रिग्रेशन एनालिसिस से। रिग्रेशन में हम क्या करते हैं, रिग्रेशन में एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले से हम दोनों वेरिएबल्स के एक्स और वाई के वेरिएबल को इस फॉर्मूले में लगा करके पता करते हैं कि जो वाई पे जो प्रभाव पड़ रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है, वो किस तरीके से है, इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, उसका शेप ग्रेडियंट हम पता करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें स्टेटिस्टिकल में। बस इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, बस इतनी चीजें पढ़नी है। फॉर्मूला पढ़ना है केवल, किसका किससे क्या रिलेशन है, उसका मतलब क्या है। इतनी चीज अगर आपको पता है, आपका स्टेटिस्टिक्स में कोई जवाब नहीं है, आपको सारी चीज समझ में आ गई है। इसके बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा स्टेटिस्टिक्स में, ज्योग्राफी सब्जेक्ट में। स्टेटिस्टिक्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इकोनॉमिक्स में बात नहीं कर रहा हूँ, कॉमर्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ज्योग्राफी में इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। इतना बस पढ़ लो, आपका काम बन जाएगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे बोल सकते हो। हमारी क्लासेस चलती हैं ऑनलाइन, जो पेड ग्रुप है उसमें आप ज्वाइन हो सकते हो। फिर भी अगर समझ में नहीं आता है, जब आप इन सभी को आप जब निकालना सीख जाओगे, तभी तो आप हाइपोथेसिस बना के टेस्ट करोगे। जब आपने शेप देख लिया कि हाँ यार ये शेप अभी इस तरीके से बन रहा है, यानी कि ये वाला जो नंबर है वो इस तरीके से जा रहा है, ग्राफ इस तरीके से जा रहा है, अब ये जा करके किसी इसका रिलेशन ये है दूसरे से, कोरिलेशन भी मुझे पता है इसका दूसरे रिलेशन ये है, और ये जो वेरिएबल है ये बढ़ रहा है घट रहा है, इसका मतलब ये ग्राफ अब नीचे जाएगा। मैंने हाइपोथेसिस बनाई, ये ग्राफ नीचे जाएगा।
इसके लिए इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए मैं टी टेस्ट का इस्तेमाल कर सकता हूँ, काई स्क्वायर टेस्ट का, जेड टेस्ट का। अब लेकिन अगर मैं शुरुआत में इसको इस्तेमाल करूंगा और पहले मेरी हाइपोथेसिस बनी नहीं है, मुझे इन सारे वेरिएबल के बारे में पता नहीं है, सारे कंपोनेंट्स के बारे में नहीं पता है, तो कैसे मैं हाइपोथेसिस टेस्ट को समझ पाऊंगा? इस बात पे आप विचार करो, समझो, सोचो। ठीक है, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। और अगर कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो मुझे बता दो, मैं आपको वीडियो बना के समझा दूंगा। ठीक है, मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।